तो स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का हमारे आज के एपिसोड में। यहाँ पर आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ सुपरगर्ल का सीजन नंबर 3 इन एपिसोड नंबर 19। पर उससे पहले चलिए थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब रेन रूबी को मारने के लिए लेक्स मैंशन पहुंच गई थी, पर सही वक्त पर सुपरगर्ल की टीम ने आकर के उसे लीना की बनाई हुई क्रिप्टोनाइट बुलेट्स के द्वारा बेहोश करके सीधा एल्कॉप ले आई थी। जिसके बाद लास्ट में हमने एक अनजान लड़की तान्या को थॉमस कोविल का जनरल चुराकर भागते हुए देखा था और उसके पीछे कुछ दो लोग उसे चिल्लाकर पकड़ने की कोशिश भी कर रहे थे, पर वो वहाँ पर सही वक्त पे निकल जाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड नंबर 19। एपिसोड की स्टार्टिंग एल्कॉप से होती है, जहाँ पर लीना रेन को वापस सैम बनाने के लिए एंटीडोट तैयार कर रही थी, पर उसका पहला ट्रायल फेल हो जाता है। जिस पर रेन गुस्से से कहती है कि जब वो यहाँ से निकलेगी तो वो लीना के साथ साथ इस अर्थ की सारे ह्यूमन बींग्स को मार देगी। जिसकी बातों को इग्नोर करने के लिए लीना यहाँ पर रिफ्रैक्टिव स्कैटर फील्ड ऑन कर देती है, जिसकी आर पर एक्स-रे विजन से भी नहीं देखा जाता, और अगर किसी ने यहाँ पर कोशिश भी की तो उसकी आंखों में बहुत तेज का दर्द होने लगेगा। इस फील्ड को देख करके सुपरगर्ल लीना से नाराज हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद लीना भी क्रिप्टोनियंस के लिए यानी कि क्रिप्टोनियंस के अगेंस्ट हथियार बना रही है। जिस पर दोनों अच्छी फ्रेंड्स, पर यहाँ पर लीना को ये नहीं पता है कि कारा ही सुपरगर्ल है, इसलिए उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। इसके बाद कैटको में कारा और जेम्स लीना के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर वही लड़की तान्या पहुँच जाती है। वो थॉमस कोविल का जनरल लाकर सीधा जेम्स के हाथ में देते हुए बोलती है कि सुपरगर्ल को बता देना कि थॉमस कोविल के फॉलोअर्स इस जनरल की हेल्प से एक बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर शांति से बैठने के बाद तान्या इन दोनों को बताती है कि उसी ने थॉमस कोविल की क्रिप्टोनियन पढ़ने में हेल्प की थी, क्योंकि थॉमस ने इसकी जान बचाई थी। और अभी यहाँ पर थॉमस के जाने के बाद में थॉमस के फॉलोअर्स उसका अधूरा काम पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर तान्या को जल्दी समझ में आ गया था कि वो एक गलत भगवान की पूजा कर रहे थे। इधर घर में एलेक्स रूबी को मनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अपनी मम को ऐसे देख करके रूबी बहुत ज़्यादा दुखी बैठी थी। एलेक्स उसे कभी हेयर कलर करवाने के लिए पूछती तो कभी बाइक राइड के लिए, पर रूबी सारी बातों को मना करते हुए बता देती कि उसे थोड़ी देर अकेले रहना है। वही सुपरगर्ल और मोनेल उसी बिल्डिंग में आए हुए थे जहाँ से कल तान्या ने वो जनरल चुराया था, ताकि इन्हें यहाँ पर कुछ बम बनाने वाले लोग मिल सकें। पर इन दोनों को न्यूक्लियर स्ट्राइक के कुछ निशान तो मिलते हैं, पर पूरी बिल्डिंग तो सही सलामत थी। यहाँ पर मोनेल को एक नेकलेस भी मिलता है, पर अब तक इन दोनों को इस बम का मेन टाइप और इंटेंशन समझ में नहीं आया था कि इसे क्यों बनाया जा रहा है। वही दूसरी तरफ ओलिविया, जिसे कि हमने पहले एपिसोड्स में भी देखा था, वो थॉमस कोविल की वजह से फिर से रेन की फॉलोवर बन गई थी। ओलिविया ने कैट को पर हमला कर दिया था ताकि वो तान्या और थॉमस के जनरल को यहाँ से ले जा सके। अब सिचुएशन को देखते हुए जेम्स लिफ्ट में जाकर के अपनी गार्डियन वाली कॉस्ट्यूम को ओपन करते हैं। वहीं पर ओलिविया अपनी गैंग के साथ में तान्या और जनरल को पकड़कर अपने साथ ले जा रही थी, जिनका पीछा गार्डियन अपनी बाइक के साथ में कर रहे थे। थोड़ी बहुत ड्राइविंग फाइटिंग के बाद में ओलिविया अपनी गैंग के साथ में तान्या को लेकर एक बिल्डिंग में पहुंच जाती है, जहां पर अब गार्डियन आकर इन सबको अच्छे से धोते हैं। पर फाइटिंग के दौरान पे उनका मास्क टूट जाता है कि तभी वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है, जो सिर्फ जेम्स को ही कल्प्रिट समझ रही थी, पर जेम्स तो कल्प्रिट नहीं थे। अब खुद को बचाने के लिए गार्डियन फ्लैश बम का यूज करके यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। इसके बाद कैटको में तान्या ये जानकर बहुत ज्यादा खुश थी कि जेम्स ही गार्डियन है। वो गार्डियन की बहुत बड़ी फैन थी। इधर डीईओ में एलेक्स रूबी के लिए बुक्स कलेक्ट कर रही थी, जहाँ पर जॉन आकर उसे थोड़ा समझाते हैं कि रूबी को हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए संभलने के लिए, क्योंकि जॉन और एलेक्स दोनों के साथ में पास्ट में ऐसा हो चुका है, पर वक्त तो सारे घाव भर देता है। इसीलिए एलेक्स यहाँ पर सोचती है कि वो जॉन और उनके डैड मैरिन के साथ में रूबी को लेकर एक बहुत बड़े आर्केड में जाएगी। फिर आगे एल्कॉप में सुपरगर्ल और मोनेल विन से उसी बम के बारे में पूछते हैं, पर इसकी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इन सभी को डीईओ जाना होता है कि तभी वहां पर लीना को देखकर सुपरगर्ल यहीं पर रुक जाती है ताकि उससे कुछ बात कर सके। विन और मोनेल के वहां से जाने के बाद में सुपरगर्ल लीना से माफी मांगती है, क्योंकि उसने उसकी बिना पूछे जासूसी करवाई थी। पर लीना तो नाराज थी। वो सुपरगर्ल से कह देती है कि मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी फ्रेंड्स नहीं हैं, इसीलिए हमें सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखना चाहिए। जिस पर हमारी सुपरगर्ल चुप हो जाती है। इसे जॉन, मैरिन, एलेक्स और रूबी बहुत बड़े आर्केड में आए हुए थे, पर यहाँ पर भी रूबी का मन नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ सुपरगर्ल कैट को आकर के तान्या को वही नेकलेस दिखाती है जो इन्हें बॉम्ब बिल्डिंग में मिला था। नेकलेस को देखते ही तान्या बताती है कि ये उसकी फ्रेंड लीजा का है, पर वो इस वक्त मर चुकी है। इसी वक्त जेम्स के फोन पे एक अनजान नंबर से एक वीडियो और मैसेज आता है। ये वीडियो तभी का था जब फाइटिंग के दौरान पे जेम्स के चेहरे से वो मास्क उतर गया था और सभी को पता चल गया था कि जेम्स ही गार्डियन है। और मैसेज में लिखा हुआ था कि अगर शाम 5 बजे तक आप लोगों ने तान्या और वो जनरल को हमारे हवाले नहीं किया तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। इस वीडियो और मैसेज को देकर के यहाँ पर सभी की टेंशन दोगुनी हो जाती है। वहीं इधर आर्केड में एलेक्स फिर से कोशिश करती है ताकि वो रूबी को अच्छा फील करा सके, पर रूबी उल्टा एलेक्स पर ही नाराज हो जाती है कि तभी पास में ही अचानक गेम्स में गोलियों की आवाज़ सुनकर के मैरिन को हेलोसिनेशन होने लगते हैं कि उनकी फैमिली इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है। वो यहाँ पर अपने कान पकड़ के जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जिनको ऐसा करते हुए देखकर एलेक्स और जॉन आकर के उन्हें यहाँ से ले जाते हैं। डीईओ में सुपरगर्ल मोनेल को
ओलिविया के बारे में बता रही थी कि वो पहले बहुत अच्छी लड़की थी, पर अब अचानक से यहाँ पर थॉमस के जाने के बाद में वो उसकी कल्ट लीडर बन गई है। यानी कि आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत जल्दी ही बदल जाते हैं। और ये डायलॉग था हमारे मोनेल का। इनकी बातों के दौरान में विन आकर इन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे बम से रिलेटेड एक मेटल मिल गया था। विन को जो मेटल मिला था वो इस अर्थ का नहीं था। मेटल का केमिकल फॉर्मूला देकर के सुपरगर्ल फौरन ही उसे पहचान जाती है और कोविल के जर्नल को देखकर बताती है कि ये पत्थर द रॉक ऑफ यूडा कैल है। यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग ये मेटल यानी कि ये रॉक एडिस एबेबा नाम के एक स्टैचू से मिला था, जो कि असल में क्रिप्टोनियन गॉडेस है लाइफ की। अब सुपरगर्ल को यहाँ पर धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगता है कि थॉमस के फॉलोवर्स यहाँ पर कोई बॉम्ब नहीं बल्कि एक नई ही वर्ल्ड किलर बना रहे हैं। गाइस, ये लोग कैसे कर लेते हैं ये सब कुछ? पर कुछ भी, यहाँ पर लीना ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि जब इस रॉक से एक न्यू वर्ल्ड किलर बनाई जा सकती है, जिसका साफ मतलब था कि ये लोग सैम को भी ठीक कर सकते हैं। बस इन्हें वर्ल्ड किलर के बनाने वाले प्रोसेस को उल्टा करना होगा, जिसके बाद कंफर्म है कि यहाँ पर हमारी सैम बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। अब आगे डीईओ में यहाँ पर जेम्स तान्या को लाकर के साथ में बता देता है कि वो अपनी गार्डियन वाली आइडेंटिटी खुद ही रिवील करेगा, पर यहाँ पर सभी लोग जेम्स को इस बात के लिए मना कर देते हैं, जिसके बाद जेम्स यहाँ से चला जाता है, जिनके पीछे पीछे लीना भी जाती है। यहाँ पर जेम्स आज लीना को अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई बताते हैं कि जब वो 7 साल के थे तब उन्हें रेसिज्म का शिकार होना पड़ा था, और सिर्फ उनके काले होने की वजह से उन्हें 7 साल की उम्र में ही पुलिस हथकड़ियां बना करके ले गई थी। वो जेम्स को अकेले ही नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली के साथ में ले गई थी, यानी कि पुलिस वालों को एक बार भी इस 7 साल के बच्चे पर तरस नहीं आया। इसीलिए जेम्स आज ये पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि गार्डियन भी एक काला इंसान है। यहाँ पर जेम्स इमोशनल होकर के बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। अब सारी सच्चाई जानने के बाद में लीना अग्री हो जाती है कि वो भी अपनी आइडेंटिटी रिवील कर सकते हैं, कि तभी वहाँ पर तान्या आकर उन्हें अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना कर देती है और कहती है कि मैं खुद को उनके हवाले कर दूंगी। वहीं इधर आर्केड में मैरिन रूबी को अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं कि उनके मार्स पर सब कुछ अच्छा हुआ करता था, पर एक दिन सब कुछ बदल गया सिर्फ एक जंग की वजह से। फैमिली, लोगों की खुशी और लोग, सभी लोग बर्बाद हो गए। मेरे पास भी खुश रहने और जीने के लिए कोई वजह नहीं बची थी, पर जब मेरा बेटा मेरे पास लौटा तो सब कुछ ठीक हो गया। मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये सुनकर के रूबी को एहसास हो जाता है कि एलेक्स उसके लिए अच्छा ही कर रही थी, जिसके बाद में यहाँ पर रूबी मैरिन के साथ में खुशी से गेम खेलने चली जाती है, जिन्हें साथ में गेम्स खेलकर यहाँ पर खुश देख करके एलेक्स और जॉन को भी बहुत अच्छा लगता है। वहीं इस तरफ तान्या उस बुक के साथ में 5 बजे बुलाई हुई जगह पर पहुंच जाती है, पर डीईओ की पूरी टीम ने उस पर नजर बना रखी थी। वहीं पर एक आदमी आकर के अचानक से तान्या को लेकर सामने वाली कार में चला जाता है। जहाँ पहुंचते ही ओलिविया उसके हाथ से वो जर्नल छीन लेती है, कि तभी वहाँ पर मोनेल नॉर्मल ह्यूमन की तरह ड्रेसअप होकर के उनके साथ बैठ जाता है। इन लोगों को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं होता, जिसके बाद में यहाँ पर ये लोग चले जाते हैं अपनी कार से। अफसोस की बात तो ये है गाइस कि ओलिविया बहुत ज़्यादा चालाक थी। उसने इस कार को ट्रैक ना करने के लिए उसी रॉक का यूज़ किया था, जिसकी वजह से डीईओ की पूरी टीम इस कार को ट्रैक नहीं कर पाती। पर आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, यही तो वजह है कि सुपरगर्ल ने मोनेल को यहाँ पर भेजा था, ताकि मोनेल उनके मेन ठिकाने में पहुंचकर इन लोगों को लोकेशन भेज सकें। अब इनके ठिकाने पर पहुंचने के बाद में मोनेल अपनी असली फॉर्म में आकर के एक आदमी को ठोक कर रख देते हैं। इसी जगह पर दूसरी तरफ ओलिविया एक बहुत बड़े कंटेनर में अलग अलग एलिमेंट्स डाल रही थी, यानी कि उसने प्रोसेस शुरू कर दिया एक नई वर्ल्ड किलर को बनाने का, जहाँ उसके पास में ही बहुत सारे डीएनए क्रिस्टल्स रखे हुए थे, जिन्हें मोनेल देखता है और अपनी सुपरफास्ट स्पीड से बहुत ज़्यादा स्मार्टली होकर के उनमें से एक को उठा लाते हैं। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद में ओलिविया बाकी फॉलोअर्स को बताती है कि एडिस अबाबा ही गॉडेस ऑफ लाइफ है, और फिर वही वर्ल्ड किलर वाला स्टैचू दिखाती है जिससे इन लोगों को वो यूडा काइल वाली रॉक मिली थी, जिसे देखने के बाद में अब मोनेल अपने सुपर पावर से उस क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी को ऑन कर देता है, जिसे हमारी सुपर गर्ल डीईओ में रहकर भी बिल्कुल साफ सुन सकती थी। ये लोग तो रेडी पहले से ही बैठे थे और फ्रीक्वेंसी सुनने के बाद में ये लोग निकल पड़ते हैं उसी ठिकाने पर। इधर ओलिविया स्टैचू को उसी बड़ी कंटेनर में डालते हुए बोलती है कि ये 3 तो पहले ही हार चुकी हैं और अब मेरी बारी है वर्ल्ड किलर बनने की। मोनेल उसके सामने आकर के उसे रोकने की कोशिश करता है, पर थोड़ी देर हो गई। यहाँ पर ओलिविया धीरे धीरे वर्ल्ड किलर में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो चुकी थी। वो मोनेल की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है। तभी यहाँ पर सुपर गर्ल भी आ जाती है, जिसे अपने सामने देख करके मोनेल को वो फेंक देती है और उस कंटेनर से एक पत्थर उठा लेती है। गाइस, ये पत्थर ही यूडा कैल है और फिर जंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर लड़ाई के दौरान में यहाँ पर सुपर गर्ल ओलिविया का हाथ से वही पत्थर हटाने की कोशिश करती है, पर यह पत्थर जो कि क्रिप्टोनियन था, हाँ गाइस, ये क्रिप्टोनियन ही है। इसको छूते ही सुपर गर्ल की पावर ओवर कंट्रोल हो जाती है। हमारी सुपर गर्ल की आई लेजर भी यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल होकर इधर उधर चलने लगती है। हमारी सुपर गर्ल को यहाँ पर आंखों में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, पर फिर भी वो खुद को शांत करते हुए यहाँ पर ओलिविया को दिखाती है कि ये पावर्स कितनी ज़्यादा खतरनाक हैं, और अब ओलिविया को भी समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती।
ओलिविया फौरन ही खुद को कंट्रोल करके अपने हाथ से वो रॉक हटाने की कोशिश करती है, पर वो रॉक उसके हाथ से बहुत बुरी तरह चिपक चुकी थी। सुपरगर्ल तो उसे छू नहीं सकती थी, इसलिए मोनेल उसे निकालने की कोशिश करता है, पर फिर भी वो रॉक वहाँ से नहीं निकल रही थी, जिस पर अब सुपरगर्ल अपनी आई लेजर से उस रॉक पर शूट करती है तो वो रॉक अपने आप ही नॉर्मल हो जाती है और मोनेल उसे उठा लेता है। लेजर की यूज की वजह से यहाँ पर ओलिविया के हाथ में जलन होना शुरू हो जाती है, जिस पर सुपरगर्ल आकर उसके हाथ पर फूंकती है ताकि उसे ठंडक से थोड़ी राहत मिल सके। अब सब खत्म होने के बाद में सुपरगर्ल को जेम्स बताते हैं कि अगली बार उन्हें इंतजार रहेगा ताकि वो अपनी आइडेंटिटी पूरी दुनिया को रिवील कर सकें। इधर हम देख पाते हैं कि रूबी ने भी अपने हेयर कलर करवा लिए थे। वैसे गाइस, आप में से किस किस लोगों को हेयर कलर करवाना या फिर हेयर हाईलाइट करवाना पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टोरी पर वापस आ जाते हैं। एल कॉप में विन उस रॉक के रेडिएशन को चेक करके सभी को बताता है कि जो रेडिएशन इस रॉक से निकल रहा है वही सेम रेडिएशन हमें यहाँ से 5 लाइट ईयर दूर एक मीटरोइड से भी मिलता है, यानी कि इस रॉक यूडाकेल का उस मीटरोइड से जरूर कुछ लेना देना है। जिसके बाद सुपरगर्ल और मोनेल फैसला करते हैं कि ये लोग उस मीटरोइड के पास जाकर चेकिंग करेंगे कि तभी अचानक से रेन इनके सामने उठकर खड़ी हो जाती है। हालांकि वो चैम्बर के अंदर थी, नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, पर उसे देख करके हमें पता चल जाता है कि उसका शरीर अब क्रिप्टोनाइट के जहर से धीरे धीरे इम्यून होने लगा है। इसीलिए देरी ना करते हुए सुपरगर्ल और मोनेल यहाँ पर जॉन की स्पेसशिप को लेकर के अर्थ के बाहर उसी मेट्रोइड की तरफ निकल जाते हैं। व्यूअर्स, आप लोगों के लिए एक और सवाल है कि लाइट ईयर्स क्या है, हमें कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। वहीं एपिसोड के लास्ट में हम देख पाते हैं कि एक आदमी उसी क्राइम सीन पर आया हुआ है जहाँ पर आज की फाइटिंग हुई थी। जब वो पीछे पलटता है तो हम देख पाते हैं कि ये तो थॉमस कॉविल है। ये अभी तक जिंदा कैसे है? इसका साफ मतलब है कि अगर ये जिंदा है तो एक बहुत बड़ा कुछ कांड होने वाला है, पर कितना बड़ा कांड? आज का हमारा ये एपिसोड इसी सवाल के साथ में खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ में हमारे बेल आइकन को भी हिट कर दे ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।